हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा पार्ट देखेंगे, जो आपके सभी एग्जाम टीजीटी, पीजीटी, जीएसई प्रवक्ता परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है। आप लोग इसके पहले का पार्ट आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को तैयार किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए विजन 2020 नीतिगत प्रलेख के प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस.पी. गुप्ता थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, विजन 2020 को जो है योजना आयोग के सदस्य यानी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर एस.पी. गुप्ता ने तैयार किया था। इसके तहत जो है आने वाले 20 वर्षों में देश की साक्षरता को 100% तथा निर्धनता को कम करने के लक्ष्य रखा गया है विजन 2020 के अनुसार। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? कृषि जनगणना कब हुई थी? तो 1970-71 में हुआ था पहली बार जो है कृषि जनगणना। खाद्य तथा कृषि संगठन FAO की संस्तुति पर जो है विश्व कृषि गणना कार्यक्रम के तहत जो है कृषि तथा सहकारिता विभाग राज्यों तथा यूनियन टेरिटरीज के सहयोग से जो है 1970-71 में त्रिवर्षीय आधार पर जो है भारत में कृषि गणना करता आ रहा है। अब तक 7 गणनाएँ हो चुकी है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो हुआ था 1970-71 में हुआ था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास का बेहतर सूचक है? तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो होता है वही जो है राष्ट्रीय विकास का बेहतर सूचक माना जाता है। ठीक है, किसी देश में जो है आर्थिक विकास तब कहा जाता है जब उस देश में संरचनात्मक परिवर्तन होता है। अर्थात कहा जाए तो आर्थिक विकास के बेहतर माप के लिए जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को लिया जाता है। उसी के अनुसार पर जो है आर्थिक विकास की मापन किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बजट घाटे की पूर्ति हेतु निम्न उपाय का सहारा लिया जा सकता है। तो किस उपाय का सहारा लिया जा सकता है? तो ये RBI के अल्पकालीन ऋण का सहारा लिया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बजट घाटे की आपूर्ति सरकार रिजर्व बैंक के पास से नकदी की निकासी अथवा एडहॉक ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से जो है रिजर्व बैंक से प्राप्त करती है। तो ये RBI से जो है अल्पकालीन ऋण के द्वारा जो है इसकी पूर्ति की जा सकती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंक दर निश्चय किया जाता है। तो भारत में बैंक दर निश्चय किया जाता है किसके द्वारा? तो ये रिजर्व बैंक द्वारा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य माने जाते हैं। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है बैंकों का बैंक कहा जाता है इसको, और साख का नियंत्रण करता है और इसी के तहत जो है बैंक दर निश्चित किया जाता है। नोट निर्गमन का अधिकार भी इसको है, रिजर्व बैंक को। ठीक है, और देखा जाए तो इसके अतिरिक्त रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, नकद कोष अनुपात, ये सभी जो है रिजर्व बैंक के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है, तो सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आय एवं संपत्ति के विवरण की समानता। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में वर्तमान अवस्था की विशेषता जो माना जाता है, पहला है गरीबी, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा अशिक्षा, चौथा अति जनसंख्या, पाँचवा भुखमरी। ठीक है, छठवां जो है आपका आंशिक संगठित श्रमशक्ति। ये सभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है विशेषताएं मानी जाती है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो यहाँ आय संपत्ति के विवरण में की समानता ये इसकी जो है विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर A.H. हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोग को वर्णित करते हैं। तो किसके द्वारा वर्णित करते हैं? तो समृद्धि प्रभाव के रूप में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रोफेसर A.H. हैंसन गुणक एवं त्वरक के संयोग को जो है वर्णित करते हैं समृद्धि प्रभाव के रूप में। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक अधिकारी प्रतियोगिता में फर्म साम्य में तभी होगी जब MR बराबर MC। ठीक है,
एमआर बराबर एमसी जब होगा तभी जो है एक आधिकारिक प्रतियोगिता में फर्म शामिल होगा। ठीक है, क्योंकि देखा जाता है तो विभिन्न बाजारों में स्थितियों के संतुलन की स्थिति इस प्रकार होती है। जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो P बराबर एमआर हो जाता है, बराबर एमसी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये त्वरित साम्य है, ये नियोजित साम्य है। तो यहाँ पे जब दोनों साम्य बराबर हो जाएंगे तो एकाधिकार प्रतियोगिता में फर्म साम्य जो है तभी मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार की कार्रवाई का प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। तो खुले बाजार की कार्रवाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो एक मौद्रिक युक्ति के रूप में जो कि प्रचलन में मुद्रा की मात्रा तथा व्यापारिक बैंकों के नकद कोष को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर देखा जाए तो खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत जो है रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए जनता तथा बैंकों से अपने सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। और जो है रिजर्व बैंक द्वारा जो है प्रतिभूतियों का विक्रय का अर्थ हुआ अर्थव्यवस्था से मुद्रा का निकालना तथा क्रय का वहाँ अर्थ हो जाता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा को डालना। तो जो आरबीआई होता है क्रय और विक्रय यहाँ पे दोनों करता है जनता के साथ और उसके द्वारा नियंत्रित बैंकों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निगमों की प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि का पता सामाजिक लेखा के निम्न विवरण को पता चलता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, राष्ट्रीय आय एवं उत्पाद विवरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। सार्वजनिक उद्यम ऐसी इकाइयाँ हैं जिनका प्रमुख उद्देश्य एक और समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए कुशलता के साथ न्यूनतम लागत पर अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध कराना है तथा उन क्षेत्रों में जिनमें भारी मात्रा में जो है विनियोग तथा लाभदेयता में कमी के कारण निजी क्षेत्र जो है विनियोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक संकुचन तकनीक है। तो ये एक संकुचन तकनीक जो होता है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में गिरावट में एकरूपता लाने के लिए है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं या पूर्ण निर्मित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। और किसी भी अर्थव्यवस्था में जो है अनेक उत्पादक इकाइयाँ उत्पादन क्रियाओं में भाग लेती हैं तथा कुछ वस्तुओं तथा कुछ सेवाओं का उत्पादन करती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समाज में बचत और औसत दर 10% है, ठीक है, तो केल्विन अनुपात 4 है और जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1% है, तो अर्थव्यवस्था के लिए साधारण समृद्धि दर क्या होगी। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपका हो जाता है जी बराबर S/CR। ठीक है, जहाँ जी क्या है, जी बराबर कितना दिया है 10/4 यानी 10:4। ठीक है, तो 10:4 हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, जी का मान 2.5 आ जाएगा। क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि दर कितना दिया है 1% दिया है। ठीक है, इसीलिए विकास दर क्या हो जाएगा, तो 2.5 - 1 हो जाएगा यानी 1.5%। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्र किस प्रकार की कर प्रणाली को प्रस्तुत करता है। ये जो चित्र दिया है किस प्रकार की कर प्रणाली को प्रस्तुत कर रहा है, तो ये अधोगामी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अधोगामी कर प्रणाली जो होती है वो प्रगतिशील और अनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण होता है। इसमें जो है कर के दर की वृद्धि बहुत तेज नहीं होती, जिससे उच्च आय अर्जित करने वाले बहुत त्याग नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में कर की राशि की माप किससे की जा सकती है। तो ये S1 से की जाती है। जो मुख्य पॉइंट बिंदु होता है, उच्च पॉइंट बिंदु जो होता है उसके द्वारा जो है हम कर की राशि की माप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं S1 वक्र एवं वक्र की दूरी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है क्यों मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही हैं, इसलिए जो है दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा।
भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयाँ एक योजना बनाती हैं, उसे संबंधित उद्योग समूह राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज देती है, तो उस प्रक्रिया को जाना जाता है। तो उस प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, नीचे से नियोजन के रूप में। ठीक है, नीचे से नियोजन के रूप में। जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयाँ एक योजना बनाती हैं, उसे संबंधित उद्योग समूह राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज दिया जाता है, तो उसे नीचे से नियोजन कहा जाता है। ठीक है, नीचे से नियोजन कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्नपूर्णा योजना का आरंभ हुआ था। तो अन्नपूर्णा योजना का आरंभ कब हुआ था? तो ये 1999 और 2000 में। ठीक है, इसके बजट में जो है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। गरीब एवं बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार के जो ग्रामीण मंत्रालय ने जो है 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की थी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? तो ये सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर को, ठीक है, इसका भुगतान जो है सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर सरकार का ही होता है, जिसे सरकार द्वारा जो है इसका भुगतान नहीं किया जाता है। शेष विकल्प जो दिए हुए हैं ये, ठीक है, ये सरकार का भुगतान करती हैं। ठीक है, लेकिन जो है ये सार्वजनिक उपक्रम जो के शेयर जो होते हैं ये सरकार का भुगतान नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, भूमि ही उत्पादन की एकमात्र साधन है जिसकी पूर्तियाँ बेलोचेदार होती है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, लगान के आधुनिक विचारधारा के समर्थकों के अनुसार जो है अर्थव्यवस्था में प्रकृति प्रदत्त वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें जो है बेलोचेदार वस्तु पाया जाता है, दूसरा जो है लोचेदार वस्तु। और जिस वस्तु का अल्पकाल में परिवर्तन संभव हो उसकी मांग जो होती है वो लोचेदार होगी, और जिस वस्तु की मांग बेलोचेदार होगी उसमें जो है अल्पकाल में परिवर्तन संभव नहीं है। क्योंकि भूमि का परिवर्तन अल्पकाल में संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में यह जो है बेलोचेदार होगी, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आय वितरण में असमानता होने से निम्न आय वर्ग के लोग जो उच्च आय वर्ग के उपभोग के स्वरूप को अपनाने का प्रयत्न करते हैं से उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना, यानी बचत प्रवृत्ति में कमी होना, ये स्वाभाविक है। ये ड्यूजेनबरी का ये विचार था। ठीक है, ये ड्यूजेनबरी का विकास जो है विचार था, और इसने जो है विकासशील देशों में लोगों के उपभोग में वृद्धि का प्रमुख कारण प्रदर्शन किया था। यहाँ के लोग जो है अपने से अमीर लोगों के उपभोग से जो है प्रभावित होते हैं, इसलिए जो है ऐसा कोटेशन उन्होंने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, हेराल्ड डोमर विकास प्रारूप यह संकेत देता है कि विकास संबंधित है। तो विकास किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन सही होगा, प्रत्यक्ष रूप से बचत से तथा के संबंधे 0 अनुपात के विलोम से जो है ये संबंधित है। क्योंकि जो हेराल्ड का समीकरण है वो था G बराबर यस अनुपाते CR। ठीक है, जहाँ पे G क्या है, ये विकास दर है। ठीक है, विकास दर है, और आपका C क्या है, CR क्या है, तो CR आपका पूंजी उत्पाद अनुपात है। ठीक है, पूंजी अनुपात उत्पाद है, और जो CR यस है ये क्या है, ये बचत है। ठीक है, तो यही उनका मुख्य समीकरण था, और उसके अनुसार ही जो है प्रत्यक्ष रूप से बचत से जो है के अनुपाते 0 के विलोम से ये संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे विलोम का मतलब वही प्रतिविलोम। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुन्नार मिर्डल है। तो गुन्नार मिर्डल कौन था? तो ये स्वीडन के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। गुन्नार मिर्डल ने जो है विकासशील देशों के संबंध में जो है बैकवाश प्रभाव की व्याख्या की है, और यह स्वीडिश अर्थशास्त्री है। इसकी एक पुस्तक भी थी, एशियन ड्रामा। इसको याद रखिएगा, ये पूछा भी जाता है, एशियन ड्रामा। ये पुस्तक थी किसका? गुन्नार मिर्डल की। ठीक है, ये पूछा भी गया है इसकी पुस्तक का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, साधारणतया किस देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस परिणाम से होता है जहाँ पे प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है, तो ए ऑप्शन सही होगा। वह जनसंख्या जो है न तो आवश्यकता से अधिक और न ही कम होती है, वह अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। अनुकूलतम जनसंख्या वह होगी जिस पर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय अधिकतम हो। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है जनसंख्या के धनात्मक पहलू को भी दृष्टि में रखता है, जो इस बात पर बल देता है कि एक दी हुई स्थिति में जनसंख्या का एक स्तर होगा और जिस पर राष्ट्रीय उत्पादन अधिकतम होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक वह विधेयक है जो सरकार को करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का जो है उपयोग करने का प्राधिकार देता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वित्त विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में उल्लेख किया गया है इसका, और किसी विषय के साथ साथ अन्य विषयों से भी संबंधित रहता है ये। और भारत की संघीय वित्त व्यवस्था के अनुसार जो है सरकार को जिन करों को जो है आरोपित करने या उनकी दरों में परिवर्तन करने का अधिकार होता है, ये सभी जो है वित्त विधेयक के अंतर्गत आते हैं, और इसका उल्लेख जो है 110 के अंतर्गत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा की गई अंतरण अदायगियाँ निबल, जिसे नेट कहते हैं, घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं की जाती हैं क्योंकि इन राशियों की अदायगी के बदले किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं के तदनुरूप उत्पादन नहीं हुआ है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। सरकार द्वारा प्रदान की गई अंतरण अदायगियाँ निबल जो होता है, नेट जो होता है, घरेलू उत्पाद में सम्मिलित नहीं की जाती हैं क्योंकि इन राशियों की अदायगी के बदले जो है किन्हीं वस्तुओं और सेवाओं का जो है तदनुरूप उत्पादन नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वीं योजना अवधि के लिए पुनरीक्षित वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर है, तो कितना है उसकी वृद्धि दर, तो ये है 6.5%। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, और इस योजना का समापन जो हुआ था ये 2002 में हुआ था। ठीक है, इस योजना में जो है पुनरीक्षित वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितना मापा गया था, तो ये 6.5% मापा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में किस एक को जो है उनके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, तो ये सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना, जनता पार्टी सरकार ने जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना को उसकी अवधि के जो है 1 वर्ष पूर्व अर्थात 4 वर्षों में ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, और 1 अप्रैल 1978 से जो है एक नई योजना जिसे अनवरत योजना नाम दिया गया और चलाया गया। ठीक है, तो ये भी प्रश्न पूछता है कि अनवरत योजना कब से शुरुआत इसकी कब से हुई, तो 1978 में हुआ था। ठीक है, और किस पंचवर्षीय योजना के बाद शुरुआत हुई थी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के पूर्ण न होने पर जो है अनवरत योजना को जो है शुरू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में गरीबी के बारे में अफवाह सिद्धांत संबंधित है, तो अफवाह सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये दादा भाई नौरोजी से, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, गरीबी की अफवाह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और इनके अनुसार जो है गरीबी का प्रमुख कारण भारतीय संपत्तियों का विदेश में जाना है, अर्थात भारत में जो भी उत्पादन किया जाता था उसका अधिकांश हिस्सा अस्थायी रूप से इंग्लैंड को चला जाता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्धनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो निर्धनता रेखा की संकल्पना देश के निरपेक्ष निर्धनता के विस्तार को आंकने में सहायता होती है, तो ये गलत है। ठीक है, निर्धनता रेखा जो है सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार की निर्धनता को आंकने में सहायक होती है, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों प्रकार की, तो यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और कीमत स्तर में परिवर्तन के साथ निर्धनता रेखा में भी परिवर्तन होना चाहिए, तो ये भी सही है। और सापेक्ष निर्धनता न हो तो भी सापेक्ष निर्धनता पाई जा सकती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा आपका सही हो जाएगा भारत की निर्धनता के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है, भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है,
तो ये कृषि जोत कर, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात से ही जो है भूमि सुधार को अपनाया गया और इस कार्यक्रम में जो है निम्न कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। जो इसमें जोतों की, ठीक है, जोतों की अधिकतम सीमा, जोतों की चकबंदी, ठीक है, और क्या बोलते हैं जमींदारी उन्मूलन, ये सभी जो है सम्मिलित किया गया था। लेकिन कृषि जोत पर कर जो था ये सम्मिलित उसमें नहीं किया गया था, ये उसका हिस्सा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1991 में भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने का जो कारण था वो कौन कौन से कारण थे? तो वो कारण था विदेशी विनिमय ऋण को प्राप्त करने के लिए स्वर्ण गिरवी रखना पड़ा था, ये भी सही है। ऋणदाता देश को भौतिक रूप से स्वर्ण हस्तांतरण किया था, तो ये भी सही है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता को स्थापित करना पड़ा, तो ये गलत है। रीसर्जेंट इंडिया बांड बेचने पड़े थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कोड नंबर ए आपका सही है, ठीक है, क्योंकि 1991 में जो है भारत को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करने के लिए विदेशी विनिमय ऋण को प्राप्त करने के लिए स्वर्ण गिरवी रखना पड़ा था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ऋणदाता देश को भौतिक रूप से स्वर्ण हस्तांतरण भी करना पड़ा था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।